अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो पिछले 3-4 दिन से सिलसिला चल रहा है, उसमें हम उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें इज़ाफ़ा होता हुआ देख रहे हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि कल जो यूएन का वर्किंग ग्रुप था, उसकी तरफ से जो रिपोर्ट आई थी और जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है, वो आर्बिट्रेरी है, यानी मनमानी की गई है, उसमें मर्ज़ी की गई है, उसमें कोई कानून वग़ैरह नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि फ़ौरन रिलीज़ किया जाए इमरान खान को और फिर ये भी कहा गया था कि उनको रेपरेशंस और जो जुर्माने वगैरह हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दिए जाएँ। अच्छा, अब इसके बाद यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका भी बयान आ गया है कि उन्होंने भी कहा है कि इमरान के मामले में कानून को देखा जाए, ना कि सियासत को देखा जाए। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उससे पहले उनके जो तर्जुमान हैं, उनका भी ये बयान आ चुका हुआ था कि हम ये जो वर्किंग ग्रुप है, ये हमारे लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और हम इसको देख रहे हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये किस तरफ बढ़ रही है और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से फिर अभी हमने देखा कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी कंसर्न का इज़हार किया गया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से और फिर यूएस कांग्रेस की जो रेज़ोल्यूशन है, वो तो आपने देख ही ली कि वो ओवरवेलमिंग थी और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इम्यूनिटी है, वो भी अब एस्टेब्लिश हो गई है। अब उनके रास्ते की भी जो रुकावटें हैं, वो भी खत्म होती जा रही हैं। सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है? वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो सेंट्रल एशिया के दौरे पर हैं और वहाँ से क्या माँगने गए हैं, इसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और हमें तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब लाहौर से। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है। सलमान भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो इस वक़्त जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि एक महँगाई का एक तूफ़ान है। एक तो ख़ैर गर्मी का तूफ़ान है, दूसरा ये है कि जो साथ-साथ जो महँगाई है और फिर जो बिजली के बिलों ने जो हालत कर दी है, मेरे ख़्याल उससे ज़रा शुरू करते हैं, फिर आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। जी। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में बहुत पहले कहा था कि जुलाई और अगस्त जब आएगा, तो लोगों को लग पता चाहेगा और लोगों हुँ, को अंदाज़ा होगा कि इस हुकूमत ने किस तरीके से आम आदमी के मफादात पर डकैती की है। यानी हुँ, आप अंदाज़ा लगाइए कि टैक्सों की भरमार के साथ ये जो बजट आया है, इसमें कमज़ोर तबक़ात को और तनख्वाहदार तबकों को जिस तरह से टैक्स के का बोझ डाला गया है, ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। इस पर ताजिर बिरादरी हो, सनअतकार हो, मैन्युफैक्चरिंग के लोग हों, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हों, छोटे-बड़े ताजिर हज़रात हों, तनख्वाहदार तबका हो, आम आदमी हो, सब इस वक़्त सरापा एहतजाज है कि ये हुआ क्या है उनके साथ। और खुद वज़ीर ख़ज़ाना इतराफ़ कर रहे हैं कि जी, अब मैं मानता हूँ कि हमने आम लोगों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया है, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप देखिए कि इस हफ़्ते में लोगों के घरों पर जो क़यामत ढाई गई है, वो बिजली के बिलों की सूरत में है। हुँ, यानी जो टैरिफ आपने लगाया है और जिस किस्म के टैक्सेस लगाए हैं, वहाँ और आपने जो स्लैब्स बनाई हैं, उसने लोगों का वाक़ई जिसे कहते हैं ना चीखें निकाल दी हैं कि हुँ, किस तरीके से बिजली के बिलों को लोग जिसे मुसल्लत किया गया है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने सोलर लगाए हुए थे, उनको भी अच्छी खासी अमाउंट के साथ जो है ना बिल आया है। और हुँ, आप अंदाज़ा लगाएँ कि 200 यूनिट का बिल जो है, अगर आप 201 यूनिट खर्च करते हैं, तो फिर ये आपको डबल टैरिफ पड़ जाएगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप ये देखिए कि बिजली के बिलों में सब्सिडी देने की बजाय उन लोगों को सब्सिडी दी गई है जो पार्लियामेंटेरियन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े-बड़े ओहदों पे मौजूद हैं। वहाँ बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली उनके ऊपर नाफ़िज़ करने की बजाय आपने आम लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगाए हैं। हुँ, अब हालत ये है कि लोगों की तनख्वाह है 35-40 हज़ार रुपए पाकिस्तान में और उस 35-40 हज़ार में 18 से 20 हज़ार रुपए बगैर एसी के वो बिल दे रहे हैं। एसी वाले जो लोग एक कमरे में लगा के बैठे हुए हैं, वो जाके 40 हज़ार के करीब बिल दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने कल मेरे अपने घर का भी जो 50 हज़ार के करीब बिल आया है, मैंने पे किया है। मैंने हुँ, कई लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमने तो अपने सारे घर वालों को एक कमरे तक महदूद कर दिया है और एक ही कमरे में सारे लोग सो रहे हैं। और ये मैं आपको सरकारी अफसरान की बात बता रहा हूँ, 17वें ग्रेड के 18वें ग्रेड के लोगों की, कि उन्होंने कहा हम अफोर्ड नहीं कर सकते 2 एसी। तो अब ओह आप हो! अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से हमने बिजली के मामलात में टैक्सेस लगा के लोगों को लूटा है। और लूटा भी इस अंदाज से है कि लोगों को पता भी नहीं चला और बड़ा तासुब दिया जा रहा था कि हमने महंगाई कम कर दी है, हमने फला फिर काम कर इसमें दिया। अब आप देखिए, बिजली जो पेट्रोल के रेट्स में 7.5 रुपए इजाफा हुआ है, आने हाँ, वाले दिनों में और इजाफा होगा। फिर गैस के रेट्स में इजाफा हुआ है, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। फिर आटे का जो थैला है वो महंगा हुआ, दूध का डब्बा 1 लीटर वो महंगा कर दिया गया, अद्वियात महंगी कर दी गई है, ये जो कुकिंग ऑयल्स हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। यानी ये जो टैक्स लगाए गए हैं, सब्सिडी अब इसका नतीजा जो है, ये जुलाई में आ रहा है लोगों के सामने
कि जिस तरीके से उनकी जिंदगी में माली तौर पर मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, और वही बुनियादी मसला है कि आमदनी और अखराजात का जो अदम तवाज़न है, उसने पाकिस्तान में हर फर्द को एक साइकोलॉजिकल पेशेंट के तौर पर एंटर कर दिया। लेकिन सलमान भाई, इसमें जो आपने बताया कि कितने लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, ये देखें, ये तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगा के उनको कहा गया कि आप उमरा की जो याशी हैं उनको सब्सिडाइज करें, उनको सपोर्ट करें और उनके जरिए से उनको वो किया जाए। यहाँ पे मैं उल्टा यहाँ पे देखता हूँ, यानी कनाडा वगैरह में, दूसरे ममालिक में जो कि वेलफेयर स्टेट्स भी कहलाती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें उलट है। उनमें जो उमरा हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं, यानी इवन 40-45% तक लगा दिया जाता है टैक्स, ताकि उनसे टैक्स लेके गरीबों को दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी जो है वो थोड़ी सी आसान हो। पाकिस्तान में उलट चल रहा है। ये कौन सा दुनिया में असूल यही होता है कि आप ताकतवर तबकों के ऊपर, उमरा के ऊपर टैक्स लगाते हैं और गरीबों को रिलीफ देते हैं। यहाँ गरीबों पे बोझ डाला जा रहा है, उमरा को जो है ना रिलीफ दिया जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। इस पूरे खेल के अंदर पीपल्स पार्टी भी उतनी ही कल्परेट है जितनी पीएमएलएन है। यानी ये जो पास हुआ है बजट सारा, ये पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर तो पास नहीं हो सकता था। कोई कटौती उन्होंने नहीं की, सारी की सारी वो की। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, ईवान सदर ने वजीर आजम की मदद के साथ और पार्लियामेंट की मदद से अपने 65% अखराजात ईवान सदर के उसमें इजाफा किया, और उसके बदले में ईवान वजीर आजम के अखराजात जो है 55% जो है ना वो इजाफा किए गए हैं पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ। अब ये जब दोनों ने बंदर बांट की है, और आप देखिए पार्लियामेंटेरियन की मरात और उनके मेडिकल, उनके सफरी अलाउंसेस, उनके पेट्रोल, ये सारी चीजों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। किसी किस्म का वो जो आपने अखराजात को कम करना था वो कोई काम नहीं किया। आपने जो गैर जरूरी महकमे बनाने थे उनको खत्म करना था वो काम नहीं किया। ये सिर्फ मैंने आपके सामने ईवान सदर, ईवान वजीर आजम की बात की है। जो वुज़रा आला हैं, जो गवर्नर्स हैं, जो बाकी बड़े बड़े सरकारी लोग बैठे हुए हैं, उनके जो अखराजात में इजाफा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि जब एक ऐसा मुल्क जहां पर पहले से ही माशी तौर पर बदहाली हो, आप वहां पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों को मराहत दे रहे हो और अमीर तबके को मराहत दे रहे हो, सरकारी अफसरान के लिए नई नई कॉलोनियां बन रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक जगह पर एक दफ्तर की रेनोवेशन के लिए 1.5 अरब रुपए जो है वो खर्च किया जा रहा है। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उसका आम आदमी के मसाइल के साथ या उसके मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम सारा बोझ उस पर डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये कहा जाता है कि जनाब मिसाके मईशत होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का बुनियादी नारा है। आप इस बजट को देखें कि इसमें मिसाके मईशत के नाम पर क्या मजाक किया है इन दोनों बड़ी जमातों ने, और किस किस्म की अमेंडमेंट की है। अपनी मराहत को प्रोटेक्ट किया है, गरीब आदमी पे बोझ डाला है, तनख्वाहदार तबके पे बोझ डाला है, किसानों पे बोझ डाला है, मजदूरों पे बोझ डाला है। अभी मैं आपके आने से पहले सुबह जो है 3-4 फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों के नोटिस पढ़ रहा था, जिन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को 31 जुलाई को फारिग करने का फैसला किया, और उन्होंने कहा है कि अब हम मजीद कारोबार पाकिस्तान में करने की पोजीशन में नहीं है। ये मैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के छोटे छोटे यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो हमें पता चला कि तो फिर हजारों लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सर आप देखिए ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि आपके हुक्मरान तबकात को अब मीडिया के जरिए कैंपेन चलाना, मीडिया के जरिए माशी तरक्की के दावे करना, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े सोशल मीडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स को दिखाकर ये शो करना कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है। आप जरा माइक को उठाएं और आम आदमी के पास जाएं तो सही, उसका दुखड़ा तो सुने। मैंने लोगों को बकायदा रोते हुए सुना है, रोते हुए देखा है, और उनसे बड़बड़ाते हुए देखा है कि भाई ये किस किस्म की बिल है जिन्होंने हमारी जिंदगी अजीरन कर दी है। वो आपको सामने मैंने मिसाल बताई थी, हमारे एक मारूफ अदाकार है राशिद महमूद साहब, उनका एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि काश मैं पाकिस्तान में पैदा ही ना होता। यानी जिस किस्म का आप, और वो कहते हैं कि हमारे पास काम ही कोई नहीं है, फनकारी कोई नहीं हो रही, ड्रामा कोई नहीं बन रहा, स्टेज कोई नहीं चल रहा, और हम पे जो है ना वो बकायदा जो है 47,000 का बिल उसके घर में फेंका गया। आपने सलमान भाई आपने फरमाया कि ये जो माइक वाले हैं जाएं वहां पे, ये जब इमरान की हुकूमत थी तो उससे तो ये माइक वालों का एक मशरूम ग्रोथ हुई थी, हर जगह पे पहुंचे हुए होते थे। आजकल माइक वाले किधर में, लेकिन मैंने सुना है कि उनके ये जो पीएमएलएन के बड़े दीवाने हुआ करते थे कुछ लोग, वो भी अब जरा थोड़ा सा इनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके दीवाने की कहानी को मैं आपको सुना देता हूँ। जो तलत हुसैन साहब थे, जो 24 घंटे इमरान खान के खिलाफ जब गुफ्तगू करते थे तो किस तरह से गुफ्तगू करते थे, अब उनकी हालत ये हो चुकी है। पहले तो उन्होंने दो किस्म के ट्वीट किए हैं।
एक तो उन्होंने अपनी सोशल वीडियो जारी की है जिसमें पूरी कौम से अपील की है कि आज के बाद आपने कभी जिंदगी में पीएमएलएन को वोट नहीं देना, क्योंकि पीएमएलएन जो है कल्प्रेट जमात है जिसने लोगों को टैक्सों के ऊपर लगा दिया गया है। दूसरा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब को शॉक लगा था इलेक्शन के नतीजे देख के, और अब जो अर्थक्वेक आया है जो 10 रिएक्टर के ऊपर है, उसने उनकी पूरी की पूरी जड़ें हिला दी हैं, जो महंगाई और जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। अब आप ये देखिए, इसी तरीके से और बहुत से लोग जो बड़ी अपना प्रोग्राम किया करते थे महंगाई के हवाले से, अब हालत ये है कि हमने मीडिया को कंट्रोल कर लिया सेठ के बुनियाद के ऊपर, और सेठ को कहा गया कि आपने कोई हुकूमती मुखालिफ प्रोग्राम नहीं देना, तभी आपको इश्तिहारात मिलेंगे। अब लोगों को जो मुखालफत की बुनियाद पर, जो क्रिटिसिज्म की बुनियाद पे, जो रेजिस्टेंस की बुनियाद पे, जो चैलेंजेस की बुनियाद पे काम देखना पड़ रहा है, वो सोशल मीडिया के अंदर नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे कल ही का देख ले, अक़वाम मुत्तहिदा की करार जो उसमें उन्होंने की है, आप अंदाजा लगाएं यूएन की वो पूरी दुनिया के अंदर मीडिया रिपोर्ट हुई है, और हम 24 घंटे के बाद हमारी आंख खुली है जिसमें हमने लोगों को बताना है। तो अब सवाल ये है कि ये जो कहानियां घर घर के अंदर खेली जा रही हैं, और घर घर के अंदर जो एक इस वक्त अजाब आया हुआ है महंगाई का, उसको कैसे डील करना है, आपके पास क्या प्लान है? आप तो कहते थे कि हम तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के चैंपियन हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। तो आप दो बड़ी जमातों ने जिन्होंने बैसाख जमहूरियत किया, उसको भी इन्होंने अपनी जातियात के ऊपर इस्तेमाल किया, और अब बैसाख मईशत के नाम पर भी जब आप अपनी जातियात पर अपनी सियासत कर रहे हैं, मुझे आप बताइए ना कि ईवान सदर में 65% इजाफे की क्या जरूरत थी? क्या इस वक्त ऐसा अजाब आ गया था कि हमने, अच्छा फिर उसके बाद उनके मुलाजमीन को, यानी कौमी असम्बली के और मुलाजमीन को 3-3 माह के एडिशनल बोनस दिए गए हैं, अंदाजा लगाएं। अच्छा फिर उसके बाद आपने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, और जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उनको टैक्स से इस्तिस्ना दी है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे या बेचें तो वो उसके मद में नहीं आते। आप अंदाजा लगाइए, यानी आप हर उस तबके को, अच्छा फिर इसी तरह से पेंशन का जो नया निजाम लेके आया जा रहा है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को बाहर निकाल दिया, बाकी सबके ऊपर वो लागू कर दिया। यानी आपने ताकतवर तबकात को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया है इस बजट के अंदर, और जिस तरह से आम आदमी के ऊपर बोझ डाला है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई माशी इंसाफ का निजाम या सियासी निजाम का इंसाफ का निजाम जो है वो चल रहा है। हम तो बाकायदा कहते हैं ना कि यरगमाली सूरत हाल में चले गए हैं। और इसमें एक और भी मैं आपको बताऊं, सारी सियासी जमातें बेहिसी का शिकार है, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कोई रेजिस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाफिज नईम उर रहमान साहब ने 12 जुलाई को धरना देने का ऐलान किया इस्लामाबाद में, लेकिन मसला यह है कि ये किसी एक जमात का मसला तो नहीं है, ये किसी एक हुकूमत का मसला तो नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पे जब तक आप आईपीपीस के माहिदों से बाहर नहीं निकलेंगे, आईपीपीस के माहिदों को चैलेंज नहीं करेंगे, आईपीपीस के लोगों में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, और ये जो टैरिफ आपने बनाए हैं जिसमें आपने जानबूझकर एक ऐसा कुशन रख दिया है कि जिसमें आम आदमी को देनी, अब वो देखिए हमारे यहाँ पहले ही लिटरेसी बड़ी कम है कि लोग जाके देखें कि उनके मीटर के यूनिट कितने चल रहे हैं, आने वाले ने कितने यूनिट अपना चार्ज किए हैं। वहां आप कहें जी आपका तो 200 की बजाय 201 हो गया, इसलिए अब आपको बिल डबल पड़ेगा। ये जो काम हो रहा है, ये तो बाकायदा जिसे कहते हैं ना, लोगों को आप उनको चूल्हे बंद कर देंगे, आप उनके घरों के अंदर लाइटें बंद कर देंगे, आप उनके घरों में। अब मैं 2 वाकयात सुन रहा था। एक वाकया ये हुआ कि एक बंदा जो है वो घर में आया, उसने अपने बीवी बच्चों को कहा कि यार ये एसी बंद कर दो। उसने कहा जी नहीं, बच्चे बड़े सो रहे हैं। तो उसने कहा बिल किसने देना है? वो बीवी की, उसकी नोकझोंक हुई और उसमें मार कुटाई हो गई अच्छी खासी। यानी अब इरिटेट हो जाता है बंदा, वो कहता है मैं रात को सुबह 5 बजे उठता हूँ फजर की नमाज पढ़ने, और मैं एसी बंद कर देता हूँ। जब मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर बाद देखता हूँ कोई बच्चा चला लेता है। अब बच्चों को रियलाइजेशन नहीं हो रही कि जो बंदा एसी बंद कर रहा है, इसने इसका खर्चा है, इसने पैसे निकालने हैं, इसने पैसे देने हैं, कहां से वो देगा? तो लोगों को तो आपने बकायदा एक मेंटल टॉर्चर के अंदर डाल दिया ना। और आप सब लोग, यहाँ की रूलिंग एलीट है वो एंजॉय कर रही है, उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, उसको आपने मरा देती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अभी मैं देख रहा था कि वो 80 लाख रुपए एक दफ्तर के अंदर खर्च किए गए हैं कि जी वो मोबाइल्स और उनके जो अपना टैब्स हैं वो खरीदे गए हैं एक दफ्तर के लिए। यानी इस अंदाज से आप खर्चियां कर रहे हैं कि बस अब क्या किया जा सकता है जब ऐसे निजाम का हिस्सा बन चुके हैं जहां लगता ही है कि सवाए इस्तेसाल के बाकी कुछ बचा नहीं।
सलमान भाई, ये जो आपने बताया ना, जिन लोगों का आप कह रहे हैं कि वो बेहिस हो चुके हुए हैं, ये बेसिकली ये गुलाम हो चुके हुए हैं, और ये जब गुलाम आदमी हो जाता है ना, तो फिर उसकी मेंटालिटी भी बदल जाती है। अभी अभी आप देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने इसके बाद जरा थोड़ी सी बात बाद में बात करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि बात आपने कर ही दी है, तो ये जो आप दौरा कर रहे हैं, ये अब किस लिए जाके कर रहे हैं? कितने ही वहां पे लल्ले तल्ले हो रहे होंगे? और ये जो गुलामाना हमारी ज़हनीत है, वो इकबाल का मुझे एक शेर याद आ रहा है। इकबाल ने कहा था ना कि भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, भरोसा कर नहीं सकते गुलामों की बसीरत पर, कि दुनिया में फकत मर्दाने हुर की आंख है बीना। तो यहाँ पे हमारे जो गुलाम बने हुए हैं, ये तो हमें बेच डालेंगे। ये तो अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा, तो पाकिस्तान की तो मुझे आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, खुदा न खास्ता। लेकिन अब बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कैसी खुद मुख्तारी, हम कहाँ खुद मुख्तार मुल्क हैं माशी तौर पर या सियासी तौर पर, हमारे फैसले तो बाहर होते हैं। हम तो अब जब हुकूमत खुद कह रही है कि ये IMF डिक्टेशन प्लस बजट है, खुद मान रही है ना, तो इसका मतलब है आपका बजट तो नहीं है ये। रिजाइन ये दे तो देना, रिजाइन दे दे, रिजाइन क्यों किसी नहीं ने आप देते? पे मुसल्लत किया, और जिन लोगों पर आपने टैक्स लगाने थे, वहां आपने सियासी समझौते कर लिए, और जब आपने सियासी समझौते कर लिए तो उसकी भारी कीमत तो आम आदमी अदा करेगा ना। और मैं तो अब देखिए आपके सामने गरीब आदमी का, मफलूकुल हाल आदमी का, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो पढ़ी लिखी क्लास है, जो 16वें 17वें 18वें ग्रेड के करीब जाकर अपनी तनख्वाही वसूल करती है, कुछ उनको मराक भी हासिल है। मैं तो उस घर की कहानी सुना रहा हूं जिन्होंने अपने बच्चे जो है स्कूलों से उठाकर छोटे स्कूलों में डाल दिए हैं, जिन्होंने अपने घर के मामलात में कटौतियां करनी शुरू कर दी हैं, यानी उनका जो बजट है उसमें उनका गुजारा नहीं हो रहा, तो वो सब रो रहे हैं। मेरे कई यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर हजरात हैं, आप सबकी कहानी जाके सुने कि तनख्वाह अगर मिसाल के तौर पर किसी की 2 लाख रुपए है, उनको कट कटा के जाके 1.25 लाख रुपए मिलता है, बाकी मकान का किराया, बिजली और ये सारी चीजें चली जाती हैं। उसके बाद उनके बच्चों की फीसें हैं, वो कहां से पे करेंगे? तो ये जो देखिए ना, बात ये महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं होता अगर आपका इकोनॉमिक पहिया चल रहा हो और इकोनॉमिक्स जनरेट हो रही हो, पैसा जनरेट हो रहा हो, रोजगार पैदा हो रहा हो, इंडस्ट्री चल रही हो, तो पैसा आता रहता है, वो सर्कल में चला जाता है। अब सवाल यह है कि इधर से महंगाई बढ़ती है, उधर से रोजगार खत्म हो जाता है, या रोजगार कमजोर हो जाता है, या रोजगार में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को फिर कैसे डील किया जाए? सवाल तो ये है। ये जो हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट आते हैं पाकिस्तान के अंदर, आके वजीर बन जाते हैं, या आके हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिए जाते हैं, कोई इनसे पूछे तो सही। कोई एक लफ्ज होता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इकोनॉमी नहीं, एक लफ्ज है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी से मुराद ये है कि आप सियासी बुनियादों पर आम आदमी के मफादात को बुनियाद बनाकर बजट की पॉलिटिक्स करते हैं। यहां तो आप ताकतवर तबकात को बुनियाद बनाकर एक तबकाती तकसीम पैदा कर रहे हैं इस बजट पॉलिटिक्स से, और उसकी वजह से पाकिस्तान का मौजूद लोगों का रियासत के साथ, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ जो एतमाद का रिश्ता है, वो उसमें खलीज पैदा हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ये निजाम हमारे लिए नहीं बना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चक्कर है, ये चल नहीं सकेगा जैसे चलाने की कोशिश की जा रही है। ये जो आपने खलीज की बात की है, वो तो खलीज अभी हमें नज़र भी आ रही है और लोग फील भी कर रहे हैं। और अब इसी खलीज की जो बातें हैं, अब पूरी दुनिया में उनकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अभी आपने जिस तरह जिक्र किया, जो UN की जो एक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उनकी जो गिरफ्तारी थी वो आर्बिट्रेरी थी, मर्जी की थी, वो उसमें कानून कहीं भी नहीं था। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनको जुर्माना भी अदा किया जाए जिन लोगों ने ये किया है। तो ये मुझे बताएं कि इसके बाद अब UN के सेक्रेटरी जनरल का तरफ से भी बयान आ गया है। ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में न सिर्फ जग हंसाई हो रही है, बल्कि अब पूरी दुनिया में इसके ऊपर आप देखें, पूरे मीडिया में हर तरफ मैं देख रहा था, पूरी दुनिया में शायद ही कोई बड़ा अखबार हो जिसने ये कवरेज न की हो। तो पाकिस्तान का तो इस लिहाज से तो कोई हाल ही नहीं है जी, दुनिया में जो हमारी रेपुटेशन बन रही है। देखिए कसाना साहब, पहले तो हमने खुद अपने अंदर बैठ के अपना मुंह काला किया, और हमने वो हरकतें की हैं जिससे पूरी पाकिस्तान में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये निजाम जो सियासी बंदोबस्त है, ये कोई मुनसिफाना और शफाफ बुनियादों पे कायम हुआ है। वो है ना कि जाने ना जाने गोली ना जाने बाग तो सारा जाने है। पाकिस्तान में तो हर फर्द को पता है कि ये हुकूमत कैसे बनी है, और हुकूमत में बैठे हुए लोगों को पता है कि हुकूमत कैसे बनी है और किस सियासी बंदोबस्त के तहत बनी है। अब मसला ये है कि वो बातें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, अब पाकिस्तान से बाहर भी खुलकर हो रही है। अभी आपने कांग्रेस की रेजोल्यूशन की बात की, अब UN की जो इन्वेस्टिगेशन है कमेटी जो है उसकी आपने बात कर ली, आपने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बात कर ली। अब मसला ये है कि इनकी अगरचे कोई कानूनी हैसियत नहीं है,
लेकिन ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के निजाम के बारे में हो रही है, और बाकायदा लोग चैलेंज कर रहे हैं कि ये निजाम ठीक नहीं है। देखिए ना, मैं इन्हीं प्रोग्रामों में बार बार आपको एक नुक्ता बताता था कि इमरान खान का मामला कानूनी नहीं है, सियासी है, ठीक है ना, और वो जब तक उनका मसला सियासी तौर पर हल नहीं होगा, ये मसला हल नहीं होने वाला। अब आप देख लीजिए, वही बात, वही इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है यूएन के अंदर बैठ के वही चीज निकाल रही है जो हमने निकाली थी। और हमने कहा था कि भाई इमरान खान के ऊपर ये इद्दत का केस, अब ये जो कल चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला केस जो कौमी अपना सुप्रीम कोर्ट में, आप देखिए सारे जज इस बात पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और सुप्रीम कोर्ट ने गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन के फैसले की बुनियाद पर जो बदला उनसे छीन लिया गया। और सब ने ये कहा है कि जी बुनियादी मकसद तो इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखना था। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातगश चल रही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इससे आप कैसे अपने इस निजाम की क्रेडिबिलिटी को और लेजिटिमेसी को इंटरनल और एक्सटर्नल पैदा कर सकेंगे? ये एक सियासी बंदोबस्त जिस तरह से आपने किया, ये सियासी लाइबिलिटी बन चुकी है। और ये मैं आपको बताऊं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं तो लोगों को पता है ये अवाम के प्राइम मिनिस्टर हैं या एस्टैब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। लोगों को अंदाजा है कि इनके पीछे बैगेज क्या। और मैं आपको बताऊं, ये जो सफारतकार होते हैं ना जो इस्लामाबाद में बैठे हुए, ये कोई बेचारे बच्चे नहीं है, ये कोई आप इनको जो लॉलीपॉप और लिफाफे देकर इनके तसल्लियां नहीं कर सकते। इनकी जो वीकली रिपोर्ट्स है वो जा रही हैं दुनिया के अंदर, अपने अपने मुल्कों के अंदर, बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, अदालत के अंदर क्या हो रहा है, सियासत के अंदर क्या हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या हो रहा है, हुकूमत के अंदर क्या हो रहा है, कारोबार और मईशत के अंदर क्या हो रहा है, आम आदमी किस तरह से देख रहा है। ये जो पोलराइजेशन है इसने इतनी ज्यादा जड़ें गहरी कर दी हैं कि कोई इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने एक ढोल रखा हुआ है, और वो ढोल जो है सुबह शाम बजाते हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क दुरुस्त सिमत में आ चुका है। और ये इस बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि हम निजाम को दुनिया में एक्सेप्ट करवा लेंगे, ये निजाम एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, और मैं आपको ये बताऊं, अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि 2025 में आपको आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना होगा। ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, साथ आपने जिस अदलिया का जिक्र किया है और वो जो नशिस्तों वाला केस चल रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता उसको आगे भेज दिया है और एडजर्न कर दिया है। पहले तो कह रहे थे कि हमने आज ही फैसला करना है, आज ही फैसला करना है। क्या मामला क्या चल रहे हैं? और दूसरी तरफ आप देख लें कि लाहौर की जो वो जस्टिस हैं आलिया नीलम, उनको उन्होंने बना दिया है, और वो जो जस्टिस सुजात और अली बाकर नजवी थे वो ड्रॉप हो गए। तो क्या वो सुपरसीड हो जाएंगे? क्या होगा? यही काजी फाइज साहब थे ना जी, जो हर वक्त ये कहते थे कि सीनियरिटीज को मेंटेन किया जाए, सीनियरिटीज को मेंटेन किया जाए, सीनियरिटीज को मेंटेन किया जाए। असूल तय हो चुका है, इस असूल से इनराफ ना किया जाए। अब जब फैसला करने की बारी आई तो आपने वही फैसला किया जो माजी के अंदर हमारी अदालतों के अंदर होता रहा है। और आपने जो सज्जाद अली शाह के दौर में एक तय हो चुका था प्रिंसिपल कि जो भी मोस्ट सीनियर होगा आप उसी को बनाएंगे, और अगर वो इनकार करेगा तो फिर सेकंड नंबर पे आएगा। अब आपने दो बड़े जजेस को निकाल के एक तीसरी जज को लेके आए, वो काबिल एहतराम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपने फिर उस असूल को तो पामाल कर दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आपने अब एक दरवाजा खोल दिया कि आइंदा भी जजेस जो है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आ सकते हैं, और जिसको भी लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। वो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था वो आपने आज आउट कर दिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों के मामले में जो सारे जजेस बोल चुके हैं, मंदो खेल बोल चुके हैं, आयशा बोल चुकी हैं, मुनीब अख्तर बोल चुके हैं, अतर मिनुल्लाह बोल चुके हैं, मंसूर अली शाह बात कर चुके हैं, और बाकी जजेस बोल चुके हैं। उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी बची है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी अना आ गई ना, हम तो कुछ और फैसला करवाना चाहते थे। और ये मैं आपको बताऊं, बार बार जो ताखीर की जा रही है उसकी वजह यह है कि कुछ जजेस जो है वो मैनेज नहीं हो रहे। ये मैं आपको बताऊं, जो जजेस मैनेज नहीं हो रहे उसी के लिए ये डिलेइंग किया जा रहा है कि जनाब आप जजेस को मैनेज करें, मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं उसको डिले करने की, लेकिन ये जजेस इस वक्त मैनेज नहीं हो रहे। और अगर हो भी जाए मिसाल के तौर पर और मैनेज होकर वही फैसला कर दें जो इस वक्त हुकूमत चाहती है, तो तब भी इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी? जैसे पहले उन्होंने इंतखाबी निशान छीना है और जिसके ऊपर जितनी गुफ्तगू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अब उसमें कोई बाकी गुंजाइश बाकी बची है? और देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की जुडिशरी में जब भी कोई तारीख लिखेगा, ये दो मुकदमे खास तौर पे, एक इद्दत वाला केस और दूसरा ये जो बल्ले का निशान छीनने वाला केस है, इसको तारीखी तौर पर डॉक्यूमेंट किया जाएगा किस तरह से हमारी जुडिशरी ने इस पूरे इन दो मुकदमात के अंदर वो सियासी समझौता किया, जिसका इजहार जो है वो आपको यूएन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर भी नजर आ रहा है,
जिसका इजहार जो है आपको दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स में भी नजर आ रहा है और इंसानी हकूक की सूरत हाल के तनाजुर में भी नजर आ रहा है। मेरा मतलब है कि जब अच्छा इस तरह का निजाम आप चलाएंगे कसाना साहब, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो हुकूमती हो, चाहे वो इंतजामी नोयत का हो, ये भी आप बता दीजिए कि अपॉइंटमेंट जो हो रही है वो हुकूमत कर रही है या हुकूमत के पीछे बैठी हुई कोई ताकत कर रही है। यानी अच्छा मुख्तलिफ साथ अपॉइंटमेंटों के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब हाँ, जब ये हुकूमत कहती है कि ये हक हमारा है, तो वो कहते हैं आपका कौन सा हक है, आपका तो हक सिर्फ फॉर्म 47 का है। अगर आप कहते हैं तो फिर हम आपको दौरा खोल देते हैं। तो जब आप खुद हाँ, ब्लैकमेलिंग के तौर पर आएंगे और हाँ, आप तो फिर क्या होगा? अक्सरियत में आएंगे तो लोग आपको इसी तरीके से ब्लैकमेल करेंगे जैसे अच्छा आज इसमें कर रहे हैं। इसमें सलमान भाई एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आखिर में सिर्फ मैं चाहूँगा उस पर भी आप कमेंट करें, वो ये है कि ये जो अभी करारदाद आई है और जिसका ज़िक्र इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से बात करते हुए किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी तो इसराइली लॉबी को भी नहीं मिलती, जितनी कि पाकिस्तानियों ने मिल के वहाँ पे ये की है। ये जो रिपोर्ट आई है और ख़ास तौर पे यूएन की जो वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, इसके ऊपर मैं देख रहा था, एक कांग्रेसमैन है जो कि जिनका नाम है रो खन्ना, वो ये कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वो कहते हैं, उनका ट्वीट है, वो कहते हैं, आई एग्री विद द यूएन ऑफिशियल्स, खान यानी इमरान खान एंड अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी फ्रीड इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए, और यूएस मस्ट इम्पोज मैग्निट्स्की सैंक्शंस ऑन सीनियर रजीम ऑफिशियल्स। जो मैग्निट्स्की लॉ है वो कह रहे हैं कि अगर ये नहीं करते तो फिर उनके ऊपर जो कि तमाम जो ऑफिशियल्स इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं या दूसरे लोग हैं, जो अदलिया के लोग हैं, यूनिफॉर्म लोग हैं, सब के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, पाबंदियां लगाई जाएं। इट्स टाइम फॉर एक्शन इन सॉलिडारिटी विद डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि ये टाइम आ गया है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हो और उनकी राइट्स के साथ खड़ा हो। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस पूरे प्रोसेस में, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के चक्कर में इन्होंने सारा कुछ ये किया है, उनके ऊपर कल को मुकदमे भी बन सकते हैं, उनके एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं, उनका ट्रैवल इंटरनेशनली जो है वो बैन हो सकता है और बेशुमार पाबंदियां और भी हो सकती हैं। देखिए, अमेरिका के इंतखाबात के तनाजुर में जो मौजूदा अमेरिकी रिजीम है, सियासी रिजीम, उसके ऊपर बहुत दबाव है और बाइडेन इंतजामिया पे बहुत दबाव है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है आपने उस पर खामोशी इख्तियार की। और फिर ये जो ग्लोबल मीडिया है, इसके अंदर जितनी कहानियां चल रही हैं उससे भी अमेरिका को एक डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा होना पड़ रहा है। हर चीज को वो डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं है। और ये जो वॉइसेस आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की शक्ल में है, चाहे वो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स है या बाकी ह्यूमन राइट्स के इदारे बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रेशर को बिल्ड कर रहे हैं। और वो प्रेशर जब बिल्ड हो रहा है तो ये सिर्फ अमेरिका तक तो महदूद नहीं रहेगा। इसकी आवाजें हमें बरतानिया में भी सुनने को मिल रही हैं। इसकी आवाजें आपको याद है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर भी आपने सुनी की तकरीर, एक दो पार्लियामेंट में भी। अच्छा, ये सब चीजें चल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुकदमा इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, अब ये जो वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया ना, मीडिया ने। तो अब दुनिया में पता चल रहा है कि पाकिस्तान में किस किस्म का सियासी बंदोबस्त है और किस किस्म का निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक प्रेशर तो बिल्ड कर रहा है हुक्मरानों के ऊपर। आप देखिए ना, फौरी तौर पे वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब सामने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत। तो भाई, ये जो आपने मुदाखलत की है पाकिस्तान के रियासती निजाम में, सियासी निजाम में, जमहूरी निजाम में, इंतखाबी निजाम में, कोई इसका इलाज भी आप तलाश करेंगे कि भी आपने क्या किया है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि बुनियादी तौर पर हमारा जो सिस्टम है वो डिस्क्रेडिट है और इसी वजह से हमें वो इकोनॉमिक रिलीफ नहीं मिल रहा दुनिया में जो हमें दरकार था। आपने खुशनुमा नारे लगा दिए, जज्बाती नारे लगा दिए, दावे बड़े कर दिए, एमओयू हर 100 के साथ आपने साइन कर दिए, लेकिन अमली तौर पर आपके हाथ में क्या है? अमली तौर पर आपके हाथ में यह है कि जनाब अब हमें पैसे नहीं मिल रहे तो उठाइए, सारा का सारा बोझ डालें आम आदमी पर और गुंडा टैक्स या डबली टैक्स जो है उनसे वसूल करें, उन पे मुसल्लत करें, उनसे पैसे निकालें और इसकी बुनियाद पे निजाम को चलाने की कोशिश करें। लेकिन इस मुल्क की रूलिंग एलीट को कसाना साहब डूब मरना चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को लूटा है और जिस तरीके से इस मुल्क को ये लूट है, और इसमें कोई एक तबका शामिल नहीं है, सारे ताकतवर तबकात का एक नेक्सस है। वो जो हमारे दोस्त है ना शहबाज राणा साहब, जो इकोनॉमिक बीट रिपोर्टर है इस्लामाबाद में एक्सप्रेस ट्रिब्यून के, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा अगर आपने पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो किसी माफिया के साथ अपने आप को लिंक, क्योंकि अगर आप माफिया के साथ नहीं है तो आपको मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो कोशिश करें कि आप टैक्स पेयर ना बने। आपके पास ऑप्शन है तो कोशिश करें पाकिस्तान छोड़ दें। आपके पास ऑप्शन है तो आप अपनी प्रॉपर्टीज ना डिक्लेयर करें, ना दिखाएं, ताकि आपको टैक्सेस के अंदर लेके आया जाएगा। ये वो सोचे हैं जो पाकिस्तान के अंदर रीजनरेट हो रही है कि भाई हम किस किस्म के पाकिस्तान में जा रहे हैं जहां मैं शफाफियत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं
और शफाफियत के साथ अपने बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन जितनी शफाफियत के साथ मैं बताता हूं उतनी बड़ी डकैती जो है वो फिर मेरे साथ की जा रही है, क्योंकि मैं शरीफ आदमी हूं, इसलिए मैंने बताया तो इसलिए मैं फंस गया हूं, और जो छुपा रहा है वो कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये जो तजादात पे मबनी हुक्मरानी का निजाम और रियासती निजाम है, एक्चुअली ये हमारे लिए दर्द सर बन चुका है इस मुल्क के लोगों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है कि ऑपरेशन की जरूरत है और आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।